अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक SVB 1983 से ये बैंक अमेरिका के कैलिफोर्निया से चल रहा है। ये बैंक 2 दिन के अंदर कैसे दिवालिया हो गया, मात्र 48 घंटे के भीतर। तो सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने को लेकर हमारी टीम ने आपके लिए एक पूरा एक्सप्लेनर इसलिए तैयार किया है ताकि आप ये समझ पाएं कि इस खबर से भारत का और यहां के निवेशकों का क्या लेना देना है, क्या कोई कनेक्शन है, या फिर इस बैंक के बंद होने का क्या हम पर भी कोई असर पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं 7 मार्च 2023 से। इसी दिन पूरी दुनिया में इस बैंक को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर 7 मार्च को अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई। इस मैगजीन ने अमेरिका के बेस्ट बैंकों की एक सालाना सूची जारी की। इस सूची में यह बताया गया कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास इस वक्त 17,52,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, यानी कि शेयर मार्केट में इस बैंक की छवि अच्छी थी। निवेशकों का भरोसा भी इस बैंक पर था और इस बैंक के दिवालिया होने का अंदाजा दूर दूर तक नहीं था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? दरअसल SVB बैंक की मौजूदा हालत का बैकग्राउंड साल 2020 से ही तैयार होना शुरू हो गया था। यानी साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से लड़ रही थी, उस समय अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैंकों के ब्याज दरों को 0 यानी कि शून्य कर दिया। इस फैसले का फायदा उस दौर के अमेरिका के कई स्टार्टअप और टेक कंपनियों ने उठाया। इंटरेस्ट रेट के 0 होने का फायदा उठाने के लिए इन कंपनियों ने बैंकों से बड़े पैमाने पर लोन लिया। बैंकों ने भी जिन कंपनियों को बड़े पैमाने पर लोन दिया, उनके बिजनेस मॉडल पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस बैंक ने यह भी नहीं देखा कि लोन लेने वाली ये स्टार्टअप और टेक कंपनियां पहले से ही घाटे में चल रही थी। 1983 से लेकर अब तक इस बैंक में 85% से ज्यादा खाते टेक कंपनियों और स्टार्टअप के ही खुलते रहे हैं। और जिस भी कंपनी के इस बैंक में अकाउंट थे, उन्होंने अपने खातों में काफी पैसा भी जमा कर रखा था। और इस बैंक ने फिर क्या किया? अपने बिजनेस मॉडल के तहत इन कंपनियों के जमा पैसों का एक बड़ा हिस्सा देश के सरकारी बॉन्ड्स में लगाना शुरू कर दिया। इस बैंक ने ये सारे सरकारी बॉन्ड्स बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर खरीदे हुए थे। अब साल 2023 के आते आते फेडरल बैंक ने लोन के लिए ब्याज दरें कई बार बढ़ा दी, जिसकी वजह से लोन मिलना कम होता चला गया और इसकी वजह से स्टार्टअप और टेक कंपनियों को पैसे का क्राइसिस होने लगा। इन कंपनियों के लिए अब अपना बिजनेस चलाना मुश्किल हो रहा था। अब अपनी कंपनी को चलाने के लिए इन्होंने SVB बैंक में जो उनके खाते थे, उनसे पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब इन कंपनियों के अकाउंट में जो पैसा जमा था ना, उसको SVB पहले से ही ज्यादा सरकारी बॉन्ड्स को खरीदने में लगा चुका था। अब इससे क्या हुआ कि बैंक पर इन कंपनियों को पैसा देने का दबाव बढ़ता चला गया। तो इन कंपनियों का पैसा वापस देने के लिए इस बैंक ने अपने सरकारी बॉन्ड्स और शेयर्स को बेचने की तैयारी शुरू कर दी। सिलिकॉन वैली बैंक ने 8 मार्च को अपने 1,73,000 करोड़ यानी कि तकरीबन 21 बिलियन US$ के सरकारी बॉन्ड्स 16,500 करोड़ यानी कि $2 बिलियन के घाटे पर बेच दिए। इन सरकारी बॉन्ड्स को खरीदना इस बैंक के लिए घाटे का सौदा रहा। अब इसके बाद क्या हुआ कि SVB ने अपने शेयरों को बेचकर कंपनियों के पैसों का भुगतान करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने 20,000 करोड़ यानी कि तकरीबन $2.4 बिलियन के शेयर बेचकर पैसा जुटाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही यह खबर मार्केट में फैली कि SVB बैंक ने घाटे में सरकारी बॉन्ड्स बेच दिए हैं और बड़ी मात्रा में शेयर बेचने की तैयारी कर रही है, तो अमेरिका के शेयर मार्केट में इसको लेकर पैनिक फैलना शुरू हो गया। शेयर होल्डर्स ने SVB के शेयर्स तेजी से बेचने शुरू कर दिए। शेयर मार्केट की तकनीकी भाषा यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में इसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। अब इस पैनिक सेलिंग की वजह से इस बैंक के शेयर 66% तक गिर गए और कुछ ही घंटों में इस बैंक का मार्केट वैल्यू 6.5 लाख करोड़ रुपए घट गया। अब इससे हुआ यह कि इस बैंक में जिन स्टार्टअप और टेक कंपनियों का खाता था ना, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने उन्हें इस बैंक से अपना सारा का सारा पैसा निकाल लेने की सलाह दे दी। और इसके कारण 9 मार्च को इन कंपनियों ने बैंक से 3.5 लाख करोड़ के विड्रॉल की डिमांड कर दी और इसके बाद बैंक पर खातेदारों को उनका पैसा देने का दबाव बढ़ता चला गया। और फिर आया 10 मार्च, जिस दिन अमेरिका के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC को तत्काल प्रभाव से SVB बैंक का संचालन अपने हाथ में लेने का आदेश दिया और उसके बाद तुरंत ही
एफडीआईसी ने बैंक का सारा लेन देन बंद कर दिया। अभी का स्टेटस यह है कि एसवीबी की 171 बिलियन डॉलर की संपत्ति एफडीआईसी के पास चली गई है। इस बैंक के दिवालिया होने की वजह से भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि ये जो बैंक है ना, वो स्टार्टअप्स को फंड देता है, तो भारतीय स्टार्टअप इंडस्ट्री पर भी इसके थोड़े बहुत प्रभाव की संभावना जरूर है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं आपको। हम जब भी यात्रा करते हैं ना, तो घर वालों की तरफ से एक हिदायत हमेशा दी जाती है, भैया अगर पैसा लेके जा रहे हो ना, तो पूरा पैसा किसी एक जेब में मत रखना, पैंट और शर्ट के अलग अलग जेब में, अलग अलग पॉकेट्स में अपना पैसा डिवाइड करके रखना। आपको भी कहा जाता है ना, वो इसलिए कि कभी अगर पॉकेटमारी हो जाए तो एक ही जगह का पैसा जाए, बाकी अलग अलग जगहों पर रखा हुआ जो पैसा है ना, वो बच जाए। वैसे ही बैंक में जमा पैसा भी एक जगह मत रखिए। क्या करना है उन पैसों का, सुनिए। नहीं, ये बहुत बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल है कि अपने डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। और यहाँ पर तो अगर आपको चिंता हो रही है कि आपका बैंक डूब सकता है, तो 5 लाख रुपए से ज़्यादा रखने का सवाल ही नहीं उठता है। और आमतौर पे 5 लाख रुपए आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए या ट्रांजिट का पैसा होना चाहिए। कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है, और इस पैसे को अगर आपको बचाना है कि आपका पैसा डूबे नहीं, अगर बैंक डूब जाए, तो काफ़ी सारा ज़रिया है। अब आप रिज़र्व बैंक से सीधे तौर पे आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। दूसरा, आप अगर लिक्विड फंड में लगाते हैं तो, या मनी मार्केट फंड में लगाते हैं, तो वहाँ पे पैसा आपका पूरी तरह सुरक्षित है। और करीब करीब आपको जितना सेविंग्स बैंक में आपको रिटर्न मिलता है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मिल जाता है। तो बिना किसी कोई बड़े कॉम्प्रोमाइज़ के आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका पैसा, बैंक डूब भी जाए, आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो अब हमारी इस पूरी फैक्ट शीट स्टोरी को देखने के बाद आपका टेक अवे क्या है, अब जरा वो समझिए। भारतीय निवेशकों के लिए इससे एक लिमिटेड टेक अवे है कि इन्वेस्टर्स के लिए सबक है कि जब आपको कोई बैंक बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता हुआ दिखता हो, बहुत रफ्तार से बढ़ रहा हो, और तो आपको चिंता करनी चाहिए। चिंता करने वाली बात इसलिए है कि हमारे सेंसेक्स का करीब करीब 1/3 भाग बैंकिंग स्टॉक्स है, भारतीय बैंक हैं। तो अगर आप सेंसेक्स जब खरीदते हैं या किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी आप पैसा लगाते हैं, तो 1/3 पैसा आपका बैंकिंग स्टॉक्स में लग रहा है। और भारतीय निवेशकों को इसका एक्सपीरियंस है। सरकारी बैंक पिछले 10 साल में अपने बैलेंस शीट को फिक्स कर रहे थे, भारत सरकार को उनको कैपिटलाइज कर रही थी, और अपने बैलेंस शीट को साफ करने में उनको सबक ये लेना पड़ा कि अंधाधुंध किसी को पैसा नहीं बांट सकते। यहाँ पर मामूली गलती का हर्जाना बैंक का डूबना हो सकता है। तो भारतीय निवेशकों को ये लेसन लेना चाहिए कि आप बैंक में जब इन्वेस्ट करते हैं तो लालच ज़्यादा मत कीजिए। तो समझ गए ना क्या करना है। और मैं ये बात हमेशा कहता हूं, आपके पैसों से जुड़ी हर काम की खबर के लिए धनक.com।